नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक बिंदुसार के बारे में, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग देखते हैं। इनके माता का नाम दुर्धरा है और इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके साम्राज्य के अंतिम दिनों में बहुत ही भीषण अकाल पड़ गई थी। तो उस समय ये अपना सिंहासन त्याग करके बिंदुसार को दे देते हैं और खुद जैन गुरु भद्रबाहु के साथ वो श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ पे अपना संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति के द्वारा वो अपना प्राण त्याग देते हैं। संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति का मतलब ये होता है कि अन्न जल त्याग करके उपवास करना और तपस्या करना। तो फिलहाल हम आते हैं बिंदुसार पे। तो बिंदुसार को हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात का नाम मतलब होता है शत्रु विनाशक। जो इसका मित्र नहीं है यानी जो शत्रु है उसका ये विनाश करने वाला था। तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं वायु पुराण में इसको ऐतिहासिक स्रोत के हम लोग देखते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत में जो वायु पुराण है उसमें हमें बिंदुसार को भद्रसार बताया गया है या वारिसार बताया गया है। ये क्या था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म के फॉलोअर होते हैं यानी अनुयायी होते हैं। तो यहाँ पे इसका बेटा जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर होता है। तो आइए कुछ इन्हीं सभी बातों को हम लोग इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी हम लोग जो भी है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इनकी माता का नाम, तो बिंदुसार के माता का नाम यहाँ पे दुर्धरा होता है और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पे इसको अलग अलग नाम से हम लोग एक लिस्ट ही हम यहाँ पे अलग दिखा देंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके शासनकाल में एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को भेजा था। यहाँ पे ऐसा एक रोचक तथ्य है क्या कि एंटियोकस जो सीरिया का शासक होता है, ठीक है। सीरिया कहाँ है आप लोग देख सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये है इंडिया, ठीक है। ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है ईरान और ये है इराक। और यहाँ से हम लोग देखते हैं ये तुर्की वाला, ये तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन, इजराइल, जॉर्डन ये हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए तुर्की और ये है तुर्की, यहाँ पे है साइप्रस और यहाँ पे सीरिया है। तो ये वाला सीरिया आज के हम लोग देखते हैं कि बहुत ही छोटा है, लेकिन सीरिया ये बहुत ही उस टाइम बड़ा हुआ करता था, यानी अभी इस सब का बात ही नहीं था। तो हम लोग देखते हैं यानी भारत तो यहाँ तक था। यहाँ पे हम बात करें तो भारत तो पूरा ये यहाँ पे एक अखिल भारतीय साम्राज्य था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही ये अफ़गानिस्तान तक इसको पूरी तरह से यहाँ पे इतना पूरा ये एरिया था। इस तरह की बात करें ये पूरा भारत के अंडर में था। तो ये था पूरा भारत, ठीक है। तो यहाँ के जो सीरिया के शासक होते हैं अभी फ़िलहाल के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, इसलिए कि सीरिया इतना छोटा उस टाइम नहीं था। तो इसलिए सीरिया की बात करें तो यहाँ एक लोकेशन बता रहे हैं जो एशिया के अंतर्गत हम दिखा रहे हैं। तो ये सीरिया के जो राजकुमार है, सीरिया का जो शासक होता है एंटियोकस, इससे 3 चीज़ बिंदुसार ने मांगा था। पहला क्या था? तो पहला था मदिरा, जिसको आप लोग वैदिक काल में सोमरस के नाम से जानते हैं। अभी के रूप में क्या जानते हैं? अभी के रूप में अल्कोहल। इसको थोड़ा और हम और लेकर आए तो इसको हम लोग शराब बोल सकते हैं, इसको हम दारू भी बोलते हैं, ठीक है, मदिरा। उसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं सूखा अंजीर। सूखा अंजीर
ये सूखा अंजीर, उसके बाद से दार्शनिक, ये 3 चीज़ मांगा था। तो एंटियोकस ने कहा कि मदिरा हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, मदिरा ले लो, मदिरा दे दिया। सूखा अंजीर की भी कोई कमी नहीं है, वो भी ले लो, वो भी दे दिया। बिंदुसार को ये 2 चीज़ें प्राप्त हो गई, लेकिन एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया और ये कहा कि दार्शनिक हमारे राज्य के, हमारे साम्राज्य के जो भी हैं वो क्या होते हैं, जो जितने भी दार्शनिक हैं वो हमारे दिमाग हैं, तो इसलिए हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, अपना मस्तिष्क बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, इसलिए दार्शनिक देने से मना कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शासनकाल में एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को भेजा था और यहाँ पे मांग क्या रखा था बिंदुसार, तो मांगे थी क्या क्या, मदिरा, सूखा अंजीर, दार्शनिक। 3 चीज़ याद रखिएगा, क्या क्या, मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। क्या क्या दिया, मदिरा दे दिया, सूखा अंजीर दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए देखते हैं इसके बाद से हम लोग कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पढ़ने को मिलता है, तो महाभाष्य ग्रंथ में, ठीक है। और उसके बाद से पुराणों की बात करें तो पुराणों में वायु पुराण जो है उसमें इसको भद्रसार कहा गया है। तो आइए इसको भी बहुत अच्छे से एक एक करके हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका अन्य नाम के रूप में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अन्य नाम के रूप में मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे ये अन्य नाम में आ गया। यहाँ पे महाभाष्य के द्वारा, ठीक है, किस में लिखा गया है, महाभाष्य ग्रंथ में। तो महाभाष्य ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे पुराणों में कौन सा, वायु पुराण। तो यहाँ पे वायु पुराण में क्या लिखा गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। वायु पुराण में यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं, तो अन्य नाम के अंतर्गत यहाँ पे इसको भद्रसार लिखा गया है, भद्रसार या वारिसार, ठीक है। तो ये कहीं कहीं वारिसार मिलता है, कहीं कहीं भद्रसार मिलता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुआ था, ठीक है, 2 विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग एक जनता के रूप में देखते हैं और एक वहाँ के अमात्य, यानी एक जनता द्वारा होता है विद्रोह और कहाँ पे होता है, तक्षशिला में, और यहाँ पे उसके अमात्यों मतलब मंत्री, अमात्यों के द्वारा। जनता क्या कहती थी, जनता कहती थी कि आपके अमात्यों के शोषण के वजह से, शोषण करने के वजह से हम क्या हैं, विद्रोह कर रहे हैं, यानी हम शासक से खुश हैं लेकिन आपके अमात्यों से हम क्या हैं, खुश नहीं हैं, इसलिए वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो एक हो गया जनता के द्वारा। उसके बाद से यहाँ के अमात्यों ने भी कर दिया जनता के प्रति, और यहाँ पे अलग अलग अपने शासक के भी प्रति यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है, यानी बिंदुसार के अगेंस्ट में ये जनता द्वारा भी किया जाता है और अमात्यों के द्वारा भी किया जाता है, जिसमें बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजता है शांति व्यवस्था बनाने के लिए। सुसीम को भेजता है, जब सुसीम जाता है तो इससे जो शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पाता है, तो उसके बाद से ये अशोक को भेजता है। तो अशोक जब जाता है तो शांति व्यवस्था स्थापित करता है, यानी शांति व्यवस्था बना करके, और वहाँ पे, ठीक है, शांति व्यवस्था बना लेता है और वहाँ पे एक श्रीनगर की स्थापना करता है। नगर के रूप में कौन सा, तो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना करता है, ठीक है। यहाँ पे शांति व्यवस्था इससे नहीं होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैप के द्वारा देख लेते हैं ताकि चीज़ें जल्दी याद हो जाएगा। ये है अभी का भारत, ये था तक्षशिला उस टाइम का, ये था तक्षशिला जो उस टाइम की क्या थी, राजधानी थी, ठीक है।
जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, तक्षशिला, जो उस टाइम गंधार हुआ करता था महाजनपद, तो उसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद से मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी के रूप में हम लोग देखते हैं तो तक्षशिला, और यहाँ पे सतपथ जो था जिसको हम लोग मार्ग के रूप में पढ़े थे, तो ये सतपथ वाला इलाका अब बिंदुसार के टाइम में राजधानी के रूप में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि बिंदुसार यहाँ से सुसीम को भेजता है। ठीक है, सुसीम को भेजता है। ठीक है, और इसको हम मिटाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि भारत कितना बृहद था उस टाइम। ठीक है, ये था। उसके बाद से इतना ही नहीं था, यहाँ से अफ़गानिस्तान वाला एरिया ले लीजिए, तो ये अब हम इसको भी मिटाते हैं, ये भी मिटा दिए। ठीक है, ये समझिए तो ये सौराष्ट्र वाला था हिस्सा, और उसके बाद से यहाँ से ऐसे करके ये पूरा एरिया यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे तक्षशिला और सतपथ जो वो भी राजधानी थी किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। तो सुसीम को भेजा यहाँ पे, तो इससे शांति व्यवस्था नहीं हो पाया कायम। तो यहाँ से उज्जैन से यहाँ पे राज्य कर रहा था गवर्नर के रूप में कौन था? अशोक था। तो इसने अशोक को भेजा और अशोक यहाँ पे जाता है और बहुत ही जल्दी जो रसगुल्ला से काम चल जाता है। जिसको रसगुल्ला चाहिए रसगुल्ला देकर मना लेता है, जिसको लाठी देकर मनाना होता है उसको लाठी देकर मना लेता है। तो एट एनी हाउ कैसे भी ये क्या करता है, तक्षशिला पे ये क्या करता है? शांति व्यवस्था स्थापित करता है। यानी जनता द्वारा और अमात्यों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उस पर शांति व्यवस्था करके, और एक बहुत ही सुंदर नगर की स्थापना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीनगर की स्थापना यहाँ पे वो करता है, जिसको हम लोग आज जम्मू कश्मीर की राजधानी के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, और भारत का स्वर्ग हम लोग यहाँ पे कहते हैं, भारत का स्वर्ग के रूप में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वाकई में ये स्वर्ग की भांति ही है यहाँ पे जाने के बाद से, और यहाँ का जो सीनेरियो है औसम है। तो यहाँ पे सुसीम जो था वो शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पाया, और अशोक था वो शांति व्यवस्था कायम किया और वहाँ पे श्रीनगर की स्थापना किया। ये पूरा एरिया तक्षशिला वाला ही था, और ये जब एक ही में था तो कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ से कहाँ कौन सा बॉर्डर है, ये कोई मैटर नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग इसको थोड़ा मिटा लें। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 विद्रोह हुआ था, जनता द्वारा, अमात्यों द्वारा। अमात्य जो था वो जनता को शोषण करते थे, तो इसलिए यहाँ पे होता है कभी कभी किसी भी देश के राजा तो ठीक होते हैं, लेकिन उसके नीचे जितने भी पद पे होते हैं वही थोड़ा गड़बड़ करते हैं, जिससे राजा का क्या होता है, थोड़ा जो एक मेरिट होता है, जो पहचान होता है वो थोड़ा धूमिल होता है। तो राजा ठीक है, लेकिन उनके जो नीचे जो जिस पे पद पे हैं वही काम गड़बड़ाने लग जाते हैं, जिसके वजह से उनकी सत्ता भी क्या होती है, गिर जाती है। खैर हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुआ था, जनता अमात्यों के द्वारा। अन्य नाम था अमित्रघात और भद्रसार। ये किसके द्वारा? महाभाष्य ग्रंथ के द्वारा, ये वायुपुराण के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार ये जैन ग्रंथ जो राजावली है, राजावली ग्रंथ में इसको सिंहसेन कहा गया है। और जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल। तो हम लोग इसको यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लें हम लोग कि यहाँ पे बिंदुसार जो था, बिंदुसार यहाँ पे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक नहीं, अनुयायी था, यानी फॉलोअर था, मानने वाला था, अनुयायी था। ठीक है, अनुयायी था। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजावली ग्रंथ के अनुसार, या राजावली कहीं कहीं कथा दे देता है,
तो राजावली कथा, यहाँ पे जैन ग्रंथ लिख लेंगे तो बेहतर होगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगा। राजावली कथा या जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया है। हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग ये पढ़े थे कि यहाँ पे वायु पुराणों में इसको यहाँ पे भद्रसार कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो राजावली के अनुसार इसको सिंहसेन कहा गया है। और महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार इसको हम लोग अमित्र घात के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा एक साथ लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, नोट में लिख लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के जो लेखक हैं वो है मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, ये नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है। बिंदुसार की जो विदेश नीति थी वो बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ी। हालांकि पहली बार तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विदेशी संबंधों को, दूसरे देशों से संबंध अच्छे रखने का काम किया था, लेकिन बिंदुसार के टाइम में ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग उधर इजिप्ट की जो हम लोग देखते हैं, इजिप्ट के जो शासक फिलहाल था उसके साथ और सीरिया के साथ ये बहुत ही अच्छे संबंध रखा था। इसलिए कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे यदि मैप की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये है तक्षशिला और ये है यहाँ पे काबुल और यहाँ पे ये है ईरान और ये है ऑटोमन साम्राज्य, जिसको तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर बोलते हैं। तो यहाँ अब यदि हम ये देखें तो ये अरब सागर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट के रूप में हम लोग देखते हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अफ्रीका बोलते हैं और यहीं से लाल सागर होकर गुजरता है और यहाँ पे स्वेज नहर है जहाँ पे भूमध्य सागर, ये याद रखिएगा, थोड़ा ऐसे ही बता दे रहे हैं, भूमध्य सागर है यहाँ पे। यानी अरब सागर होते हुए इधर हम यदि भूमध्य सागर, उसके बाद यूरोप कंट्री आ जाता है। यहाँ पे जिब्राल्टर होता है, जिब्राल्टर भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे अटलांटिक आ जाता है, महासागर। और अटलांटिक महासागर के बाद से इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इधर आ जाता है। तो खैर इधर हम लोग को बात नहीं करना है। यहाँ पे मिस्र जो है, यहाँ पे जो मिस्र है, ये मिस्र के जो राजा फिलाडेल्फ जो थे, यहाँ के जो शासक थे, इससे बहुत अच्छा संबंध था इनका। ठीक है, बिंदुसार का। उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सीरिया, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, एंटियोकस, और जो अपने दरबार से डाइमेकस को भेजे थे बिंदुसार के दरबार में। तो यहाँ सीरिया से, यानी बहुत ही अच्छा संबंध देखने को मिलता है बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार के शासनकाल में जो विदेशी संबंध को बहुत ही, यानी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल रिलेशन ही ऐसा चीज़ है जो अपने देश की पहचान पूरे विश्व से कराती है।
ठीक है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है, कुछ एक देश को छोड़ करके। उसमें भी अपना प्रभाव हम लोग दिखा ही चुके हैं, चाहे वो माने चाहे नहीं माने। आजकल तो जो हमारे सबसे जाति दुश्मनी जो है रखते हैं, वो भी आजकल हमारे ही गुणगान गा रहे हैं। तो वो खैर अलग बात है, हम लोगों ने ये अपने दम पे अपनी पहचान बनाई है। तो यहाँ पे विदेशी जो संबंध की बात करें तो इसका विदेशी संबंध भी बहुत अच्छा था। तो विदेशी संबंध जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, तो यहाँ पे फिलाडेल्फिया यानी मिस्र के शासक से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया के शासक एंटियोकस, ठीक है। तो हम लोग एंटियोकस के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो इसके विदेशी जो संबंध थे वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब कहा जाता है कि यहाँ पे फिलाडेल्फ जो था, या किसी को फिलाडेल्फ बोलते हैं या फिडाल्फ बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा फिडाल्फ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी में फिलाडेल्फ दिया है, किसी बुक में यहाँ पे फिडाल्फ दिया है, तो नाम तो एक ही है। ऐसा कहा जाता है कि जब फिडाल्फ बिंदुसार के दरबार में आया तो ये शैव धर्म को मानता था, यानी शिव की पूजा करता था। और ऐसा कहा जाता है कि इसके आने से ही शैव धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ और हमारे यहाँ शैव धर्म बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें हम लोग शिव की पूजा करने लग गए। तो इस तरह से स्रोत के रूप में फिलाडेल्फ या फिडाल्फ जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इसके सामने लिख सकते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जो मिस्र का शासक था फिडाल्फ था, वो क्या था? शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म का उपासक बोल सकते हैं या शैव धर्म का अनुयायी बोल सकते हैं, या शैव धर्म यानी शिव को पूजा करने वाला ये भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग देखें कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, राजावली का था, यानी जैन ग्रंथ जो है उसके अनुसार बिंदुसार को श्रीसेन कहा गया है। वायु पुराण की बात करें तो भद्रसार कहा गया है, राजावली की बात करें तो श्रीसेन कहा गया है, महाभाष्य की बात करें तो मित्रघात कहा गया है। इसके आजीवक संप्रदाय हैं उनके संस्थापक मखलीपुत्र यहाँ पे मखलीपुत्र यहाँ पे बोल सकते हैं, मखलीपुत्र गोशाल थे। विदेशी संबंध की वरीयता को देने वाला सबसे पहला शासक बिंदुसार को ही माना जाता है। तो हालांकि जो चंद्रगुप्त था वो तो पहली बार काम किया था, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस रूप में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य विदेशी संबंध को वरीयता कैसे दिया था, किस रूप में? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी करके वहाँ के संबंधों को बहुत अच्छा से ये किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो हेरात है, बलूचिस्तान है, और जो काबुल वाले एरिया है, और भी जो कुछ जगह है उसको मिला हुआ था ऐसे दहेज के रूप में। तो वहाँ पे उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? 500 हाथी दिया, ठीक है, 500 हाथी दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे करके और वहाँ के संबंधों को, यानी विदेशी जो संबंध था उसको बहुत ही अच्छे से स्थापित किया था। सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था, याद रखिएगा यूनानी शासक था। यूनानी की बात करें तो यूरोप ऐसे समझिए, ठीक है, यूरोप, ठीक है। मैसिडोनिया बोल सकते हैं, मैसिडोनिया। अभी के परिप्रेक्ष्य में उस टाइम की बात करें तो मकदूनिया, जहाँ का ये सिकंदर भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब उधर ही के थे, मकदूनिया, ठीक है। तो हम लोग ये सब बात कर लिए। अब हम लोग थोड़ा इसको मिटाएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे क्या है बिंदुसार के बारे में, इसके राजनीतिक संबंध कैसे थे। चलिए इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। राजनीतिक इसका इतिहास क्या था, राजनीतिक व्यवस्था इसकी कैसी थी। तो बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री थे वो शुरुआती में कौटिल्य ही रहते हैं, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बिंदुसार अपने गद्दी पर बैठता है तो इसके प्रधानमंत्री कौटिल्य होते हैं। उसके बाद से कौटिल्य हट जाते हैं
और उसके बाद से ये दूसरा जो प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं उसको खलाटक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं खलाटक। स्टार्टिंग के दिनों में यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं चाणक्य, उसके बाद से खलाटक, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अशोक की बात कर लेते हैं। तो अशोक के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अशोक के प्रधानमंत्री राधागुप्त। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, ये है बिंदुसार का। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो ये एक जगह हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसके 16 रानियाँ थी, यानी 16 रानियाँ नहीं, पत्नी बोलिए। ठीक है, जिससे 16 से मिलाकर के 101 पुत्र थे। ठीक है, 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा था सुमन को ही कहीं कहीं सुसीम लिखा जाता है। इसी सुसीम को भेजा गया था, इसी सुमन को भेजा गया था कहाँ पे, विद्रोहों को दबाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा था अशोक। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके और गद्दी पे बैठा था, जिसमें से बड़ा होने की वजह से सुमन को छोड़ दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि सुमन गद्दी पे नहीं बैठा और अशोक अब अपने गद्दी पे बैठा 99 भाइयों की हत्या करके। तो ये है बिंदुसार के बारे में कुछ जानकारी, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसने दूर के जो क्षेत्र थे, जैसे साउथ वाले एरिया को भी इसने बहुत अच्छे से विजिट किया था, यानी जीता हुआ था। जैसे ये इस वाले क्षेत्र को भी बहुत अच्छे से बिंदुसार ने जीता हुआ था। ठीक है, तो इसकी यही कुछ कहानी है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,